काशीपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शुद्ध वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के लोगों की सबसे बड़ी धरोहर थी उनका पुराना कुआं, जिसे घरेलू पानी कहा जाता था। इस कुएं का पानी न केवल मीठा था, बल्कि उसमें स्वास्थ्यवर्धक गुण भी थे। पीढ़ियों से गांव के लोग इस कुएं का पानी पीकर स्वस्थ रहते आए थे। समय बदला और गांव में बाहर से लोग आकर बसने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी नए पानी की ओर आकर्षित हो गए और पुराने कुएं को नजरअंदाज करने लगे। अब बहुत कम लोग उस कुएं से पानी भरने जाते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह हमेशा लोगों से कहता, यह कुआं हमारे पूर्वजों की अमानत है। इसका पानी हमें स्वस्थ रखता है। अगर इसे छोड़ दिया तो इसका असर हम पर और हमारे आने वाले पीढ़ियों पर पड़ेगा। लेकिन लोग उसकी बात को अनसुना कर रहे थे। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बोरवेल का पानी पीने वाले लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में हर जगह बीमारियां फैलने लगीं। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि बोरवेल के पानी में अशुद्धियां हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अब लोग घबराने लगे और उन्हें रामदीन की बात याद आई। लोगों ने फिर से पुराने कुएं का पानी पीना शुरू किया। जैसे जैसे वे उस कुएं के पानी का इस्तेमाल करने लगे, बीमारियां कम होने लगीं और उनकी सेहत में सुधार आने लगा। अब सभी को समझ में आ गया था कि रामदीन सही कहता था। गांव के लोगों ने मिलकर पुराने कुएं की सफाई की और उसकी देखभाल शुरू कर दी। काशीपुर के लोग अब समझ चुके थे कि उनकी धरोहर और परंपराएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उस कुएं को फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया और गांव फिर से खुशहाल और स्वस्थ हो गया। कहानी एक छोटे शहर के दो व्यापारियों, राकेश और मोहन, की है। दोनों का काम एक ही बाजार में था, लेकिन उनके व्यापार करने के तरीके एकदम अलग थे। राकेश हमेशा ईमानदारी से काम करता था और ग्राहकों का विश्वास जीतने में विश्वास रखता था। वहीं मोहन केवल मुनाफा कमाने के लिए गलत रास्तों पर चलता था। वह कम दाम के सामान बेचता, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती थी। एक दिन मोहन को पता चला कि शहर में एक बड़ा अनुबंध आने वाला है। इस अनुबंध से जो भी व्यापारी इसे हासिल करेगा, उसकी दुकान की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। मोहन ने सोचा, अगर मैं किसी भी तरह से यह अनुबंध हासिल कर लूं, तो मेरा व्यापार और बड़ा हो जाएगा। उसने अनुबंध पाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। दूसरी तरफ राकेश ने भी इस अनुबंध के लिए आवेदन किया, लेकिन उसने सोचा, मैं इस अनुबंध को ईमानदारी से पाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे यह मिलना होगा, तो मेरी सच्चाई और मेहनत के कारण ही मिलेगा। मोहन ने अधिकारियों को मोटी रकम दी और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने सिर्फ अपने काम की गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान दिया। कुछ दिनों बाद अनुबंध के लिए निर्णय की घोषणा होनी थी। मोहन को पूरा विश्वास था कि वह यह अनुबंध जीत जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही अधिकारियों को खरीद लिया था। परंतु निर्णय के दिन अधिकारियों ने राकेश को अनुबंध दिया। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सभी व्यापारियों के काम की निष्पक्ष जांच की और राकेश का काम सबसे अच्छा और भरोसेमंद था। उन्होंने कहा, हमने ईमानदारी और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है, न कि रिश्वत को। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राकेश की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे वह सम्मान और सफलता दिलाई जिसकी वह हकदार था। शहर भर में उसकी तारीफ होने लगी और उसके व्यापार में दिन ब दिन वृद्धि होने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ, धोखा और रिश्वत से हमें शायद थोड़ी देर के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से हमें स्थायी और सच्ची सफलता मिलती है। सत्य की हमेशा जीत होती है। अमन और रघु दो सगे भाई थे। अमन एक सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि रघु हमेशा से चालाक और लालची था। गांव में लोग अमन की इज्जत करते थे, जबकि रघु से वे दूरी बनाए रखते थे। अमन ने अपने छोटे भाई को कई बार माफ किया, लेकिन रघु हमेशा कोई ना कोई चाल चलता रहता था। रघु अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोचता है। रघु अमन की सादगी और ईमानदारी का फायदा उठाना चाहता था। उसने एक दिन अपने भाई को ठगने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं अमन को अपने जाल में फंसा लूं,
तो उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। रघु अमन के पास जाकर उसे सोने का लालच देता है। रघु ने अमन से कहा, भैया, मैंने सुना है कि गांव के पास एक पुरानी नदी है जिसके किनारे बहुत सा सोना दबा हुआ है। अगर हम वहां चलें तो हमें बहुत धन मिलेगा। अमन ने पहले तो संदेह किया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई पर भरोसा किया और सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। अमन और रघु जंगल के रास्ते नदी की ओर चलते हैं। दोनों भाई जंगल के रास्ते से नदी के किनारे पहुंचे। अमन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जगह सुनसान थी और आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसने रघु पर भरोसा किया और आगे बढ़ा। जैसे ही अमन नदी के किनारे पहुंचा, रघु ने मौका देखा। उसने अमन को धक्का दिया और वह सीधे गहरी नदी में जा गिरा। अमन हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे अपने छोटे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रघु हंसते हुए बोला, अब तुम मर जाओगे और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। अमन नदी में डूबने से बचने की कोशिश कर रहा है। अमन ने पानी में बहुत संघर्ष किया। वह तैरने की कोशिश करता रहा, लेकिन नदी का बहाव तेज था। लेकिन अमन हार मानने वाला नहीं था। उसने एक पेड़ की शाखा को पकड़ा और किसी तरह खुद को किनारे पर खींच लिया। अमन गांव लौटता है और रघु को बेनकाब करता है। अमन ने किसी तरह गांव लौटने का रास्ता खोजा। वहां पहुंचकर उसने गांव के लोगों को सारी सच्चाई बताई कि कैसे रघु ने उसे धोखा दिया और जान से मारने की कोशिश की। रघु को उसकी गलती का एहसास होता है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अमन से माफी मांगी। गांव के लोगों ने रघु को सजा दी और उसे बाहर कर दिया। सुबह का समय था। शांता देवी अपनी बहू सुनीता को आवाज देती है, अरे सुनीता, जल्दी रसोई में आ, आज बहुत काम है। सुनीता घबराई हुई रसोई में आती है और देखती है कि शांता देवी पहले से ही सब्जियां काट रही है। शांता देवी ने कंजूसी भरे अंदाज में कहा, सुन, आज से दाल में पानी थोड़ा ज्यादा डालना, सब्जी में आलू भी कम लगाना और घी तो भूल ही जा। हम लोग अमीर नहीं हैं कि घी की नदियां बहाए। सुनीता परेशान होकर जवाब देती है, जी माँ जी, मैं ऐसा ही करूंगी। राजू, जो पास ही खड़ा था, मजाकिया लहजे में कहता है, माँ, आपकी कंजूसी तो घर में एक नई मिसाल कायम कर रही है। शांता देवी गुस्से में कहती है, तू चुप कर, घर में पैसे उगते हैं क्या जो फालतू खर्च कर दे। सुनीता धीरे धीरे सास की हर बात मानकर रसोई के काम में लग जाती है। वह बहुत कम सामग्री में स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोशिश करती है। मोहल्ले की महिलाएं भी शांता देवी की कंजूसी के किस्से सुनकर हंसी मजाक करती रहती है। एक दिन मोहल्ले की महिलाएं घर पर आती हैं और कहती हैं, शांता बहन, सुना है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तो हमें भी कुछ स्वादिष्ट खिलाओ। शांता देवी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनीता, आज सबके लिए खाना बनाना, लेकिन ध्यान रहे खर्चा कम हो। सुनीता सबको थोड़ा थोड़ा खाना परोसती है। महिलाएं छकते ही तारीफ करती हैं, वाह, खाना तो स्वादिष्ट है, पर कुछ कम लग रहा है। शांता देवी फटाक से बोल पड़ती है, भूख को काबू में रखना चाहिए, यही असली बचत है। महिलाएं हंसती हुई चली जाती है। सुनीता शांता देवी की बातों पर सिर हिलाती हुई सोचती है कि चाहे जितनी भी कंजूसी क्यों ना हो, लेकिन सासू माँ के साथ रहने का मजा कुछ और ही है। अंत में पूरा परिवार मिलकर भोजन करता है और सबको हंसी मजाक में सास की कंजूसी का आनंद आता है। कहानी का सार, कंजूसी कभी कभी हास्य का रूप ले सकती है, लेकिन परिवार के साथ बिताया गया समय अनमोल होता है। यह बात एक गांव से है, एक छोटे से घर से। उसमें दो बहनें रहा करती थीं। अन दोनों का माता पिता चल बसे थे। दोनों लोग दूसरे की घर जाके काम करती थीं। एक दिन रिया अपने मोबाइल में वेज पिज्जा कैसे बनाए उसकी विधि देख रहे थे, क्योंकि वो इस गांव में कोई जानता नहीं था और उसको एक धंधा भी बना सकते थे। तब वो खूब सारी वीडियो देख लेती हैं। तब वो कुछ हफ्तों के प्रयास के बाद खूब स्वादिष्ट पिज्जा बना लेती है और अपना ये छोटा सा घर गिरवी रख देती हैं एक जमींदार के पास अपना धंधा खोलने के लिए। और उसके बाद वो एक छोटा सा ठेला खोल लेती है और फिर धीरे धीरे उसके पास काफी भीड़ बढ़ने लगती है और उसको बहन भी मोबाइल पे देख लेती है कि मैं भी कैसे वेज पिज्जा बनाऊं। तब वो लोग
शहर में ये वेज पिज्जा खोलने को सोचती हैं और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक घर खरीद लिया।